एवरीवन, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं प्रिया शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से द वेरी फर्स्ट पोइट्री, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, वो अमेरिकन पोएट है, वेरी वेल नोन फॉर हिज वर्क्स, फॉर हिज पोइट्रीज। ठीक है, अपनी पोइट्रीज के लिए बहुत जाने जाते हैं बिकॉज ही राइट्स अबाउट नेचर। ठीक है, एंड थ्रू नेचर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या डेपिक्ट करते हैं, नेचर के बारे में लिखने के साथ साथ वो डेपिक्ट करते हैं अबाउट ह्यूमन फीलिंग्स, अबाउट ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉर हिज राइटिंग्स। आपने क्लास 9 में भी इनकी पोइट्री पढ़ी है, रोड नॉट टेकन, जहां पे फिर से आप नेचर की पोइट्री पढ़ रहे हो लेकिन वहीं पे आपको ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन थॉट्स के बारे में कुछ समझ में आता है। इसी वजह से यू कैन ऑल्सो से एंड इट इज सेड दैट ही इज अ रियलिस्टिक पोएट टू, क्योंकि वो रियलिस्टिक चीजों के ऊपर, रियलिस्टिक फीलिंग्स के ऊपर, रियल बातों के ऊपर अपनी पोइट्रीज लिखते हैं। ठीक है, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको सब समझ में आ गया, वेरी क्लियर। नाउ व्हाट डज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे स्नो के कुछ पार्टिकल्स की बात हो रही है, स्नो के टाइनी पार्टिकल्स की बात हो रही है, स्नो फ्लेक्स की बात हो रही है। यू कैन ऑल्सो से स्नो फ्लेक्स की बात हो रही है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द पोएट्री, हम लोग ये पोइट्री को दोनों स्टैंजाज में देखेंगे, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, दो स्टैंजाज में ये पोइट्री डिवाइडेड है और हर दोनों स्टैंजा में 4 लाइन्स है। ठीक है, टोटल 8 लाइन की पोइट्री है, 4 लाइन ईच। ठीक है, ईच स्टैंजा। First stanza, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The poet begins by telling this event. देखो यहाँ पे उन्होंने एक सीन क्रिएट किया है, एक इमेज बनाई है। When you read this, रीडर्स के दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, एक ऐसे जगह की जहाँ पे चारों तरफ स्नो है और हेमलॉक ट्रीज है। यहाँ पे है ना, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो एक ऐसा तरीका जिससे एक क्रो ने मेरे ऊपर झाड़ दिया डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक दिन एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वो पेड़ कौन सा था, हेमलॉक ट्री था वो, और वहां पे अचानक सडनली एक क्रो आ गया और शायद बिकॉज ऑफ द क्रोज विंग्स मूवमेंट या फिर उसके वहां पे बैठने की वजह से उस ट्री के ऊपर विच वॉज कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, यू कैन क्रिएट दिस इमेज इन योर माइंड, जिसकी वजह से वी कैन से कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस ऑफ इमेजरी यूज की गई है। ठीक है, जब भी पोएट आपको एक ऐसा विविड डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं जिसको आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द पोएटिक डिवाइस ऑफ इमेजरी। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू यू ऑल? द वे अ क्रो, ये फर्स्ट जो ओपनिंग स्टैंजा है, इससे पोएट आपको रिलेट कर रहे हैं टू द इवेंट, एक्चुअली व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया कि एक क्रो आया, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ गया और उसने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शेक कर दिया, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अब इसका अगर आप पोएटिक मीनिंग देखने जाओगे, ठीक है, हर पोइट्री का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। यहाँ पे इस पोइट्री का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हेमलॉक ट्री क्या है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है या फिर एक ट्री कह लो विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है ऑफ नेचर, दैट इज क्रो। Now crow is also a sign of bad omen, ill omen आप कह सकते हैं। Maybe because of its color, क्योंकि वो black color का है, maybe because of its sound, उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट्स है ऑफ नेचर, इन दोनों नेचर के एलिमेंट्स ने उस पोएट के ऊपर आज स्नो डाल दिया है, जिसका अभी तक का समय, ये हमको आगे के स्टैंजा में पता चलेगा, बट मैं आपको बता रही हूं कि ये पोएट का अभी तक का समय जो था बहुत सॉरोफुल था। ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, ही वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, एंड ही वॉज स्टैंडिंग अंडर दिस ट्री, और अचानक से ऐसा हुआ कि वो वहां पे खड़े हैं, एक क्रो आ गया ट्री के ऊपर और उसके मूवमेंट की वजह से somehow the dust of snow fell over him. Is it clear?
अब ये दो नेगेटिव चीजें हैं, हेमलॉक ट्री विच इज अ पॉइजनस ट्री, आपको समझ में आ रहा है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, और क्रो जो नेचर का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको प्योर नहीं माना जा सकता. यू कैन से दैट. ये किसने बनाया है, किसी ने लिखा है? नहीं. इट इज जस्ट कंसिडर्ड कि क्रो इज नॉट गुड. आपने देखा होगा श्राद्ध में इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू डेथ, बिकॉज आपने सुना होगा श्राद्ध में जब भी हम खाना रखते हैं पत्ते के ऊपर तो क्रो आके खा रहा है, मतलब जो डेथ पर्सन है वो आके खाना खा रहे हैं. सो दिस वे द क्रो इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डेड. तो आप समझ सकते हो कि क्रो की क्या इमेज है लोगों के लाइफ में, ठीक है, इंसानों की नजर में. ऐसे ही इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्रो का ऐसे ऊपर, क्रो के ऊपर जो ऐसे पर्सपेक्टिव है लोगों का, इज इट जस्टिफाइबल, क्या ये सही है? ऑन बिहाफ ऑफ द क्रो राइट अ डायरी एंट्री और राइट अ लेटर. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है. सो इज द फर्स्ट आंसर क्लियर? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हमारे पोएट हैं, बहुत सैड दिन था अभी तक का उनका, और वो बता रहे हैं कि वो तरीका जिस तरीके से क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से बैठ के मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डाल दिया, उससे क्या हुआ? Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. That event resulted in what? It saved some part of a day I had rued. ठीक है, but what it did, it has given my heart a change of mood. My heart which was sorrowful, my heart which was depressed, which was distressed, मैं खुश नहीं था किसी चीज को लेके. अब वो क्या बात हुई थी उस दिन पोएट के साथ, उनके साथ क्या घटना घटी थी वो हमें नहीं पता. We just know that the poet was not happy. उनका अभी तक का दिन बहुत सैड गुजरा था और वो अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, और उनके साथ ये घटना घट गई जहाँ पे हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हैं और उनके ऊपर से एक क्रो ने आके डस्ट ऑफ स्नो झाड़ दिया है. थोड़े बहुत स्नो फ्लेक्स उनके ऊपर गिर गए हैं. इस वजह से उनके दिल में एक चेंज आ गया है. नाउ ही इज कंप्लीटली द ऑपोजिट. वो कंप्लीटली डिफरेंट मूड में आ गए हैं. जो बिल्कुल सैड थे, इट इज नाउ कन्वर्टेड टू हैप्पीनेस. ये छोटी सी पोइट्री एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है. देखो, वो सैड थे, वो और ज्यादा इन चीजों को सोच के दुखी हो सकते थे कि अरे ये तो क्रो ने मेरे पे ये डाल दिया, अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए. लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं नहीं. वो सोच रहे हैं कि नेचर की ये सारी एलिमेंट्स जिनको नेगेटिव माना जाता है, इन्होंने मेरे ऊपर ये डाल के somewhere you can say that the poet himself was a positive person, जिनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स नेचर. ठीक है, हमारे जो पोएट है इनका नेचर को लेके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए मे बी उन्होंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया. हर एक पर्सन का डिफर करता है. शायद इनकी जगह कोई और होता तो उसको और नेगेटिवली ले लेता, मे बी, बट हमारे जो पोएट है इन्होंने इसको इतना नेगेटिवली नहीं लिया. He took it in a positive way which was good for himself, और जिससे उन्होंने हमें भी एक मैसेज दिया है. अगर आप लोगों की कही सुनी बातों से, अगर आप बोलते हैं ना सुपरस्टिशियस बातों से, जैसे कि कैची को कच 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 मत करो, सुना होगा आपने. अब ऐसे कैची कच 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 करते रहोगे तो मम्मी बोलती होंगी कि ऐसे मत करो. मेरी मम्मी बोलती थी, ठीक है, आंख फड़क रही है मेरी, कुछ तो बुरा होने वाला है. भले ही होने वाला ना हो, लेकिन आपके दिमाग में वही चलेगा. फिर कुछ अगर छोटा मोटा भी हो गया तो आपको लगेगा अरे इसी वजह से हो रहा था. ठीक है, तो ये सब सुपरस्टिशियस बातें हमारे ही दिमाग में होती है. अगर आप इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो आप वही सोचते रहोगे और कहीं ना कहीं वो चीज हो भी जाएगी. कीप अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. ठीक है, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसे पोएट के साथ हुआ. पोएट को रियलाइज हुआ अभी तक का दिन जो मैं वेस्ट कर रहा था, ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड इज हेल्ड एंड रिग्रेट. अभी तक का दिन जो मैंने पूरा रिग्रेट में बिता दिया, this small event changed it. This small event changed my mood. ठीक है, it has given my heart a change of mood. मेरा दिल जो सैड था अभी तक, वो अब बिल्कुल बदल चुका है. अब मैं एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है into a happy person. ठीक है, और जो अभी तक का मेरा दिन बर्बाद हुआ था, अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है. Just because he took it positively, just because उनको ये फील हुआ कि यही सी ठीक है सोचना.
ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? इसी के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खत्म होती है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द राइम स्कीम ऑफ द पोइट्री. ठीक है, इस पोइट्री की राइम स्कीम क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं राइम स्कीम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि राइम स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करें. आप पोइट्री की लाइंस देख रहे हो, ये 2 स्टैंजाज में है. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 लाइन है फर्स्ट स्टैंजा में. क्रो, मी, स्नो, ट्री. आपको राइम स्कीम पता करने के लिए हर लाइन के लास्ट वर्ड पे ध्यान देना है. हर लाइन के लास्ट वर्ड पे ध्यान देना है, और वो वर्ड कौन से लाइन के लास्ट वर्ड से राइम कर रहा है उसके हिसाब से आपको उसको नेम देना है. नेम हम कैसे करते हैं? ABCD के फॉर्म में. अब जो वर्ड जिससे राइम कर रहा है उसके सेम नेमिंग लेटर्स होंगे. ठीक है, जैसे क्रो के साथ राइम कर रहा है स्नो, मी के साथ राइम कर रहा है ट्री. A, B, बिकॉज क्रो विल बी A, इसके साथ राइम करने वाला स्नो है. A, मी, B, ट्री, B. A, B. सिंपल. इसका राइम स्कीम इज A, B. नेक्स्ट स्टैंजा, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड. हार्ट के साथ राइम कर रहा है पार्ट, मूड के साथ राइम कर रहा है रूड. अगेन यहां पे AB हो गया, यहां से कुछ यहां राइम नहीं कर रहा है तो CD. वेरी सिंपल, बहुत इजी है. ठीक है, बस आपको देखना है कौन से वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं. द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन, उसके हिसाब से आपको उनको नाम देना है. इट इज वेरी लॉजिकल इफ यू थिंक अबाउट इट. ठीक है, बहुत लॉजिकल है. ओके, सो द राइम स्कीम इज A, B, C, D. ओके, हियर इट एंड्स. नेक्स्ट इज द पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, हमारे दोनों स्टैंजा में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस हम उसके बारे में देख लेते हैं. यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टैंजा दिख रहा है. फर्स्ट इज एंजैबमेंट, द पोएटिक डिवाइस ऑफ एंजैबमेंट. नाउ ये एंजैबमेंट क्या होता है? एंजैबमेंट इज वेयर किसी भी लाइन के एंड पे, अगेन हम एंड की बात कर रहे हैं, किसी भी लाइन के एंड पे व्हेन देयर इज नो पंक्चुएशन, तब एट दैट लाइन द पोएटिक डिवाइस ऑफ एंजैबमेंट इज यूज्ड. ठीक है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो ऑन लाइन 1, 2, 3, 4, चारों लाइंस पे ही कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, which also indicates us that there is a continuation between all these lines. ठीक है, all these 3 lines, 4 lines, ये कंटिन्यू कर रहा है from the 4th line to the next stanza too. Okay? सो वेरेवर जब भी आपको किसी भी लाइन के एंड पे कोई पंक्चुएशन नहीं दिखेगी, समझ जाना इन पोइट्रीज द पोएटिक डिवाइस ऑफ एंजैबमेंट इज यूज्ड. ओके, द पंक्चुएशन मार्क, व्हाट डज दोज पंक्चुएशन मार्क इंडिकेट अस? पंक्चुएशन मार्क इंडिकेट अस अबाउट द स्टॉप्स, अबाउट द पॉजेस इन अ पोइट्री. यहाँ पे कोई स्टॉप, कोई पॉज नहीं है. इट इज डायरेक्टली कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट लाइन. नो पंक्चुएशन मार्क इंडिकेट्स दैट. नेक्स्ट इज एसोनेंस. एसोनेंस होते हैं वॉवल्स के डोमिनेंट यूसेज. ठीक है, जब किसी भी पर्टिकुलर एक लाइन में बहुत सारा वॉवल्स यूज किया गया है, बहुत सारा वॉवल्स मतलब एक ही वॉवल पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा दिख रहा है हमको. ठीक है, वॉवल कितने होते हैं इंग्लिश में? A, E, I, O, U. ठीक है, 5 वॉवल्स होते हैं. उसमें से ऑन लाइन 2 यू कैन सी विच वॉवल इज डोमिनेंटली यूज्ड. यू कैन सी O, है ना, शुक, डाउन, ऑन. बहुत सारा O दिख रहा है विच क्लियरली इंडिकेट्स द यूज ऑफ एसोनेंस, द पोएटिक डिवाइस एसोनेंस. ठीक है, यहां पे हमको दिख रहा है द पोएटिक डिवाइस एसोनेंस, क्योंकि वॉवल का यहां पे डोमिनेंटली यूज हुआ है. इस लाइन में हमें वॉवल बहुत नजर आ रहा है, द वॉवल O. ओके, नेक्स्ट इज मेटाफर. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेटाफर क्या है? जहां पे एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है. यहां पे डस्ट ऑफ स्नो कहा है, डायरेक्टली नहीं कहा है कि स्नो इज लुकिंग लाइक डस्ट या स्नो इज एज डस्ट. नो, यहां पे कहा है डस्ट ऑफ स्नो, विच क्रिएट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन डस्ट एंड द पार्टिकल्स या द स्नोफ्लेक्स. ठीक है, ये डस्ट मतलब क्या है? द टाइनी पार्टिकल्स या द स्नोफ्लेक्स. ओके, सो द डस्ट इज कंपेयर्ड विद द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. इज इट क्लियर? इसके अलावा एक चीज यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, दैट इज इमेजरी, जो भी मैंने आपको पहले बताई थी. जब
you read lines, when you read such lines, आपके दिमाग में जब कोई image create होती है, at that time the poet is successful in creating an image in the reader's mind, वहां पे the poetic device of imagery is there. Okay, so the first stanza also has the poetic device of imagery. ठीक है, next stanza has given my heart a change of mood. फिर से ठीक है, enjambment है, you can again see कोई भी पंक्चुएशन नहीं है एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑन लाइन 1 2 3 4th लाइन पे है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पोएम का सबसे लास्ट लाइन है तो फुल स्टॉप तो रहना ही चाहिए, तो यहाँ पे इट इज द एंड. ओके, 1 2 and 3, लाइन 1 2 and 3 हैज द पोएटिक डिवाइस ऑफ एन्जैम्पमेंट. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन क्या है? एसोनेंस कॉन्सोनेंस, आप ये वर्ड सुनोगे, इनमें और एलिट्रेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि एसोनेंस कॉन्सोनेंस कहीं भी हो सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, या फिर वर्ड के सेंटर में, मिडल ऑफ द वर्ड, या फिर वर्ड के एंड में. बट एलिट्रेशन में द कॉन्सोनेंट साउंड शुड बी रिपीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इटसेल्फ. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हैज गिवन माई हार्ट, ह. ठीक है, ये एलिट्रेशन. और एक चीज ये होती है कि दीज आर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक आए. ठीक है, अभी आप बोलोगे बीच में वर्ड्स है, जरूरी नहीं है कि बीच में वर्ड्स है तो एलिट्रेशन नहीं है. एलिट्रेशन इज स्टिल देयर बिकॉज हैज एंड हार्ट इज क्लोजली प्लेस्ड with some words in between, but still here the poetic device of alliteration is present. ठीक है, ह consonant sound का repetition हो रहा है at the very first place of the words. Next is saved some. यहाँ तो आप देख रहे हो बैक टू बैक है, स consonant sound repeat हो रहा है, first place पे है स. ठीक है, again alliteration. Next is consonants. कॉन्सोनेंस बिल्कुल एसोनेंस का ऑपोजिट है. एसोनेंस होते हैं वॉवल्स का डोमिनेंट यूज, कॉन्सोनेंस इज कॉन्सोनेंट साउंड्स का डोमिनेंट यूज. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी ऑन लाइन 4 कौन से कॉन्सोनेंट साउंड का डोमिनेंट यूज हुआ है. द वर्ड ड, द साउंड ड. ऑफ अ डे आई हैड रूड, ड. ठीक है, अभी आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे ड इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ द वर्ड, लेकिन यहाँ पे एंड में है. सो कॉन्सोनेंस में कहीं भी हो सकता है, बट एलिट्रेशन में कंडीशन है द साउंड शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ. एंड विद दिस वी एंड विद दिस पोइट्री एंड इट्स ऑल एस्पेक्ट्स. हमने सब कुछ देख लिया है, पोएटिक डिवाइस देख लिए, राइम स्कीम देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. इसके अलावा आपको फिर भी कोई डाउट हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. विल आंसर इट. और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय. Download the app now.